दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। कुछ समय पहले हमने एक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पर एक सीरीज स्टार्ट की थी जो सेक्शन 26 तक कंप्लीट हो चुकी थी। उस बीच में मेरा एमपी हाई कोर्ट द्वारा सिविल जज के लिए इंटरव्यू कॉल आ गया था, तो मैं उसमें व्यस्त हो गया था। तो अब मैं उस सीरीज को आगे बढ़ा रहा हूँ इस विधान लॉ क्लासेस के माध्यम से। अब हम इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे और आपको भी ज्ञात है कि मोस्टली स्टेट की वैकेंसी आ चुकी है सिविल जज की है, और कुछ समय में मध्य प्रदेश जुडिशरी सर्विस की भी वैकेंसी आ सकती हैं। तो आपसे भी आशा की जाती है कि आप इस पे विशेष रूप से ध्यान दें और कुछ समय में ही आप तैयारी करके और अपना एमपी जुडिशरी एग्जाम क्लियर करें। ठीक है, तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो सेक्शन 27 पे बात करने वाले हैं। तो सेक्शन 27 बात करता है रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो जो एक चैप्टर 4 है, ये जो सेक्शन 27 से 30 तक है, तो ये रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है। इसके पहले हमने रेक्टिफिकेशन के बारे में बात किया था सेक्शन 26 में। तो ये एक रेमेडी है रेसेशन करवाने की। तो रेसेशन का मतलब क्या होता है? लिटरल मतलब होता है विखंडन। ठीक है, तो जब विखंडन मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करा देना। तो अगर मान लीजिए किसी पार्टी के बिहाफ पे उसको लगता है कि ये मेरे साथ ये गलत हुआ है या कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है, तो वो अप्लाई कर सकता है किसके लिए? रेसेशन के लिए। तो इसमें सेक्शन 27 में कुछ कंडीशन बताई गई है कि किस कंडीशन पे प्लेंटिफ सूट फाइल कर सकता है रेसेशन के लिए। तो सेक्शन 27 बात करता है एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट। पहले बात तो उन्हें ये कर दी है कि एनी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो भी क्या है इंटरेस्टेड उस कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो क्या कर सकता है? रेसेशन के लिए फाइल कर सकता है सूट। एंड सच रेसेशन में बी एडजस्ट बाय द कोर्ट। एंड अब कोर्ट किन कंडीशन पे उसको एडजस्ट करेगी, किन कंडीशन पे रेसेशन का डिग्री पास करेगी, तो वो इसमें बताया गया है। तो ए है वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल और टर्मिनेबल बाय द प्लेंटिफ। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ प्लेंटिफ या टर्मिनेबल एट द ऑप्शन ऑफ प्लेंटिफ है, तो प्लेंटिफ सूट लाएगा किसके लिए? रेसेशन के लिए। ठीक है, फिर है वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज अनलॉफुल फॉर द कॉज नॉट अपीरेंट ऑन द फेस एंड द डिफेंडेंट इज मोर ब्लेम देन प्लेंटिफ। मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बाय फेस से उसकी क्लियरिटी पता नहीं चल रही है, और जो डिफेंडेंट है उसके ऊपर ब्लेम ज्यादा है। मतलब वो ब्रीच करने का या उसको उसकी टर्म्स वायलेट करने का ब्लेम किसके पास ज्यादा है? डिफेंडेंट के पास। तो इसके लिए प्लेंटिफ सूट ला सकता है। ठीक है, फिर सेकंड है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 द कोर्ट में रिफ्यूज टू रेस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें ये भी कंडीशन बता दी है कि कब कॉन्ट्रैक्ट कब कोर्ट डिनाई कर सकता है किसके लिए? कि हम ये रेसेशन की डिग्री पास नहीं कर रहे। तो कौन सी कंडीशन है? तो ए है वेयर द प्लेंटिफ हैज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली रेटिफाइड द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो अगर किसी प्लेंटिफ ने सेक्शन 26 के अंडर अगर कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफिकेशन करवा लिया, मतलब उसको सही करा लिया है, तो फिर उसको फिर रेसेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसमें कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास नहीं करेगा। इसी प्रकार से बी है वेयर द ऑनरिंग ऑफ द चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेज वेयर टेकन प्लेस फ्रॉम द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसमें एक बात करी गई है कि जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था तो वो चीज उस समय एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन जब पार्टीज उसको सब्सटेंशियली उसको क्या करे, बाद में उसको रीस्टोर नहीं करा पाई। मतलब अब उसका हो ही नहीं सकता। उस समय जब कंडीशन कुछ अलग चल रही थी लेकिन बाद में कुछ अलग पैदा हुई, तो अब उसमें कोर्ट क्या कर सकते हैं? डिनाई कर सकते हैं। अब सी बात करता है वेयर द थर्ड पार्टीज हैव ड्यूरिंग द सब्सटेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्वायर्ड राइट्स इन अ गुड फेथ। मान लीजिए थर्ड पार्टी ने उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू क्या कर लिया? राइट अपने एक्वायर कर लिए हैं, तब कोर्ट क्या है? मना कर देगी किसके लिए? रेसेशन के लिए। इसी प्रकार डी है वेयर द ओनली द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज सॉट टू बी रिस्काइंडेड एंड सच इज नॉट सेवरेबल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मान लीजिए जिस पार्ट का आप रेसेशन कराना चाह रहे हो वो एक वाइडर पार्ट में, मतलब उसके साथ अदर पार्ट भी जुड़े हुए हैं। अगर आप सोच रहे हो कि हम सिर्फ उस पार्ट का रेसेशन करा लें, लेकिन वो अफेक्ट करेगा दूसरे पार्ट पे भी, तब उसको सेपरेटली करने के लिए रेसेशन का ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर हम आते हैं इसमें एक इंपॉर्टेंट केस है, हरी वर्सेस नारो का केस है। ये जो केस है लैंडमार्क केस है। इसके बारे में ये बात करते हैं कि अगर इसमें दोनों पार्टीज का फॉल्ट है, अगर दोनों पार्टीज अपना फॉल्ट करती है, तब उसमें रेसेशन की डिग्री पास नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये क्या है? केस में ये हेल्ड किया गया था।
अब देखते हैं हम सेक्शन 28। तो सेक्शन 28 बात करता है रेसेशन इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल एंड लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब मान लीजिए कोई डिक्री पास हो चुकी है, किसकी, सेल की या लीज की। यदि कोई डिग्री पास हो गई है सेल या लीज की और मान लीजिए कोई उसका परफॉर्म नहीं कर रहा है, तब क्या कर सकते हैं, तो कौन लाएगा इसके लिए, तो यहाँ पे जो सेलर है, वेंडर है, वो ला सकता है या लेजर ला सकता है। ठीक है, तो वेयर इन एनी सूट अ डिग्री ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज बीन मेड, मतलब डिग्री बन चुकी है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, क्या के लिए, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और लीज के लिए। एंड द परचेसर और लेजी डज नॉट विद इन द पीरियड अलाउड, मतलब जो परचेसर और लेजी है, जो उनको पीरियड अलाउड किया गया था कि इतने टाइम में आपको जो अमाउंट वगैरह है वो आपको, या अर्नेस्ट मनी जो भी, वो आपको देनी है वेंडर या लेजर को। लेकिन मान लीजिए उनने अपने बिहाफ पे फॉल्ट किया है, तब जो वेंडर है और जो लेजर है वो क्या कोर्ट के यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, किसके लिए, कि उस सेल को या उस लीज के कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया जाए, रेस्काइंड किया जाए। ठीक है, अब देखिए वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज रेस्काइंडेड। अब कोर्ट ने मान लीजिए ऑर्डर पास कर दिया, उसने रेस्काइंडेड कर दिया, उसको रेसेशन पास कर दिया है, तब कोर्ट क्या क्या कर सकता है, सेल डायरेक्ट द परचेसर और लेजी इफ ही इज ऑब्टेन्ड द पोजीशन और प्रॉपर्टी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। मान लीजिए जो परचेसर और जो लेजी था, उसने कोई भी क्या है पोजीशन प्राप्त कर लिया है, तो उससे रिवर्ट पोजीशन करा के एक वेंडर और लेजर को दिलवा दिया जाएगा। ठीक है, बी है बाय डायरेक्ट पेमेंट ऑफ वेंडर और लेजर टू ऑल द रेंट। मान लीजिए जितने समय तक वो जो परचेसर या लेजी उस प्रॉपर्टी के पोजीशन में था और उसने कोई भी रेंट या प्रॉफिट जो उससे अराइज किए हैं, तो वो उसको क्या है, रिफंड करवा दिए जाएंगे, किसके लिए, वेंडर और लेजर के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से सेक्शन 3 है, ये बात करता है इफ द परचेसर और लेजी, मान लीजिए ये जो लाया गया था, जो रेसेशन के लिए जो सूट ला रहा था वेंडर और लेजर, और उसका पर्पस ये था कि इनने जो पैसे हैं वो जमा नहीं करने, जो एडवांस मनी देके उसके बाद की जो रिमेनिंग अमाउंट है वो जमा नहीं किया। अगर मान लीजिए यही प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाती है, मान लो उनने अपना कोर्ट, जब मैटर लाया गया कोर्ट के सामने और उनने कहा कि ठीक है मैं पे कर दे रहा हूं, और उनने कोर्ट के सामने वो पे कर दिए, तब क्या होगा, फिर उसका क्या करवा दिया जाएगा, फुलफिलमेंट करवा दिया जाएगा उस कॉन्ट्रैक्ट का। तो सेक्शन जो सबसेक्शन 3 है, इफ द परचेसर और लेजी पेज द परचेस मनी और द अदर सम विच हैज बीन ऑर्डर टू पे। ठीक है, जो ऑर्डर टू पे जो अमाउंट बोला गया और वो उन्होंने पे कर दिया है, तब क्या करवा दिया जाएगा, कोर्ट द्वारा फॉलोइंग रिलीफ दिलवाई जाएगी। किनके लिए ये रिलीफ दिलवाई जाएगी, लेजी और परचेसर के लिए। द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉपर कन्वीनियंस और लीज बाय द वेंडर, मतलब उसका प्रॉपर कन्वीनियंस करवाया जाएगा। ठीक है, डिलीवरी ऑफ पोजीशन, पार्टीशन और सेपरेट पोजीशन, या मान लीजिए पोजीशन वेंडर के पास, तो उनको वापस दिलवा दिया जाएगा परचेसर या लेजी के पास, या उसका मान लीजिए पार्टीशन करवाना तो उसका पार्टीशन करवा दिया जाएगा। फिर इसके बाद सबसेक्शन 4 बात करता है नो सेपरेट सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी रिलीफ विच हैज बीन क्लेम्ड अंडर दिस सेक्शन शैल लाई इन टेंस ऑफ वेंडर, परचेसर, लेजर और लेजी एट द मेक। ठीक है, तो इसके लिए कोई आप सेपरेट सूट लेके नहीं आएंगे। किसके लिए, कोई भी अगर आपको रिलीफ लाइए, जो भी आपको चाहिए आप इसी सूट के माध्यम से आप लाएंगे, उसके लिए फर्दर कोई भी लिटिगेशन के लिए मना किया गया है। ठीक है, फिर सबसेक्शन 5 है द कॉस्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन शैल बी इन द डिस्क्रिएशन ऑफ द कोर्ट। तो इसमें अगर कोर्ट चाहे तो कॉस्ट भी इंपोज कर सकती है कोई भी पार्टी को, ये कोर्ट का डिस्क्रिएशन है। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन 29 पे। तो 29 बात करता है अल्टरनेटिव प्रेयर फॉर द रेसेशन इन द सूट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ये एक टाइप का एक राइट दे रहे हैं। मान लीजिए कोई प्लेंटिफ है, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट ला रहा है, और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ वो ये भी एक रिलीफ की मांग कर रहा है कि अगर मान लीजिए इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो पाए तो आप इसको रेसेशन करवा दीजिए, इसको विखंडित करवा दीजिएगा। तो सेक्शन 29 इस बारे में बात करता है। ठीक है, तो कोर्ट क्या कर सकता है कि जहां तक उसका परफॉर्मेंस हो सकता है तो परफॉर्मेंस करा सकता है, या बिल्कुल ही नहीं हो रहा तो उसको फिर डिनाई करके उसको रेसेशन करवा देंगे, या फिर उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा देंगे। ठीक है, फिर हम आते हैं सेक्शन 30 पे। तो सेक्शन 30 बात करता है कोर्ट में रिक्वायर पार्टीज रेस्काइंडिंग टू डू इक्विटी। तो ये जो प्रोविजन है ये बेस्ड है इक्विटी पे। तो इक्विटी मतलब कि मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट वर्ड है, वर्डेबल के थ्रू आपने कोई भी बेनिफिट अराइज कर लिए हैं, तो ये क्या कराएंगे, उससे रिफंड किए जाएंगे कि भाई आप इक्विटी करें। अगर आपने अनलॉफुल कोई भी
आपने बेनिफिट ले लिए हैं तो उस जो व्यक्ति जिसको लॉस हुआ उसको आप रिफंड कराएं। तो ये इक्विटी पे बात करता है। ऑन एडजरिंग द सेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द कोर्ट may require the parties to whom such relief is granted to restore as far as may be any benefit which may have rescinded for the other party to make the compensation। तो उस पार्टी जिसको लॉस हुआ उसको कंपनसेशन दिलवा दिया जाएगा जिसने उससे बेनिफिट लिया है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर था ये बात करता था रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। आई होप आपको ये प्रोविजन समझ में आए होंगे। 3 मार्च से 2 मार्च से हमारी एक सीरीज स्टार्ट होने वाली है क्रैश कोर्स, जो एमपी सिविल जज के जो सब्जेक्ट हैं उस पर बेस्ड होगी, क्योंकि कुछ ही समय में वैकेंसी आने वाली है। तो आप भी इस क्लास से जुड़े रहेगा तो आपके लिए ये फायदेमंद होगी।